राम राम सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्माइल प्रोजेक्ट के तहत पेपर नंबर 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसी कारणवश पेपर 7 का वीडियो नहीं बन सका, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो थोड़ा क्षमा भी चाहता हूं। आज उसी पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। ये पहला प्रश्न 6889 का वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से कीजिए। हालांकि आपके सिलेबस में से पहला पार्ट जो है वैदिक गणित का, उसके सिलेबस में से ये चीज़ हट चुकी है, लेकिन जब पेपर में ये प्रश्न आया तो उसको अपन करने की कोशिश करें। बोर्ड में ये प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ पर आ गया है सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिस सेट में, तो अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं बोर्ड पर जो प्रश्न छोटे हैं वही लिखूँगा, इसके अलावा नहीं लिखूँगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा उससे पहले ही आप सभी को उसके पहले पेपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से प्रश्न दें। अब 6889 का वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करना है। तो जब भी वर्गमूल करते हैं द्वंद्व योग विधि से, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, यानी पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। एक ये जोड़ा बन गया, एक ही जोड़ा। यहाँ कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। तो यहाँ 3 खंड बनता है, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। स्टार्टिंग का जो सेकंड खंड होता है उसमें फर्स्ट जोड़ा आता है, चाहे कोई सा भी 1 अंक का हो या 2 अंक का। इसके अलावा बचे हुए सारे जोड़े इस तीसरे खंड में आ जाते हैं, और तीसरे खंड में जितने जोड़े हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि उसमें भाग कितनी बार जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक बार वर्ग घटाने की क्रिया होती है, एक बार भाग की क्रिया, एक बार घटाने की क्रिया, एक बार भाग की क्रिया होती है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक जोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर भाग की क्रिया कितनी होगी? 1 होगी। अब 68 है, 68 का से छोटी वर्ग संख्या किसकी होती है? 8 की। और 8 की क्या होती है? 64। तो मैंने पहले कर दिया यहाँ पर 68 माइनस 8 का वर्ग, यानी 68 माइनस 64 बराबर कितना आया? 4। ये जो 4 है शेषफल के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया, और इस 8 का डबल 16 होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से एक संख्या बन गई 48। इस 48 के अंदर मुझे 16 का भाग देना है। कितनी बार गया? 3 बार गया, और शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ लिख दिया मैंने 3। अब ये जो शेष बचा 0 वो मैंने यहाँ लगा दिया, यानी 0 संख्या बन गई, 0 और 9। एक बार भाग घटाने की क्रिया, एक बार भाग की क्रिया, एक बार घट। अब यहाँ पर हमारे इस खंड में क्या संख्या है? 3। तो यहाँ पर जितनी संख्या आएगी उसका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग किया, कितना हो गया? 9। 9 माइनस 9 बराबर 0। तो 6889 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा? 83 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखते हैं स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2। HCF व LCM क्रमशः 8, 616 दे रखा है। एक पूर्णांक हमें 56 दे रखा है, तो सेकंड पूर्णांक ज्ञात करना। और सूत्र मैंने बताया था कि मस इंटू लस बराबर होता है फर्स्ट पूर्णांक इंटू सेकंड पूर्णांक। मस कितना है? 8, लस कितना है? 616। फर्स्ट पूर्णांक है 56 और सेकंड पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। 56 का भाग इसमें दिया, 8 इंटू 6 16/56। 8 से 56 कटता है 7 बार, 8 से 56 कट गया 7 बार, 7 से 616 कट गया 88 बार, यानी सेकंड पूर्णांक कितना आ गया? सेकंड पूर्णांक हमारे सामने आ गया है 88। सेकंड पूर्णांक का मान कितना आ गया? सेकंड पूर्णांक का मान आ गया है 88। kx² + 5x + 3k के शून्यांकों का जो योग गुणनफल के बराबर है। शून्यांकों का योग शून्यांकों के गुणनफल के बराबर है। यहाँ लिख देता हूँ, शून्यांकों का योग शून्यांकों के गुणनफल के बराबर है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। हमारे पास हम जानते हैं कि एक बहुपद होता है ax² + bx + c। अगर इसमें अपन शून्यांकों का योग निकालें, शून्यांकों का योग निकाले, तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर -b/a है तो यहाँ से b की वैल्यू तो मैं यहाँ के इसके बराबर लिख देता हूँ कि x² + 5x + 3k। b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? -5, और a की जो वैल्यू है यहाँ से हो जाएगी k। फर्स्ट हो गया। फिर इसने हम जानते हैं कि शून्यांकों का जो गुणा होता है, शून्यांकों का गुणा होता अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c की वैल्यू देखें तो यहाँ से c की वैल्यू है 3k अपॉन k की वैल्यू है k से k कट गया, बराबर बच गया 3। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1
और समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर कर दिया, क्योंकि इसने कहा शून्यांकों का योग शून्यांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये k बराबर हो जाएगा 3k बराबर -5, यानी k बराबर हो जाएगा -5/3। तो k की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई -5/3। चौथा सवाल, 7 रबड़ व 5 पेंसिल का मूल्य 58 दे रखा है, 5 रबड़ व 6 पेंसिल का मूल्य हमें बताना है। तो 7 रबड़ व 5 पेंसिल का मूल्य 58, 5 रबड़ व 6 पेंसिल का मूल्य 56 रुपये दे रखा है। इस सवाल को ग्राफी विधि से आपको सरल करना है, यानी ग्राफ बनाना है। तो अपन सबसे पहले इसका समीकरण बना देते हैं। 7 रबड़ और 5 पेंसिल का मूल्य दे रखा है 58, फिर दे रखा है 5 रबड़ और 6 पेंसिल का मूल्य दे रखा है 56। दो समीकरण बन गए। अब इससे अपन पहला समीकरण सोल्व करते हो, फिर ग्राफ बनाएंगे। पहला समीकरण है 7x + 5y बराबर 58। वही मैंने बताया था, x की वैल्यू एक तरफ ही रखेंगे तो 7x बराबर, इसको पक्षांतर किया, ये हो गया 58 - 5y। x बराबर हो जाएगा 58 - 5y/7। अब सबसे पहले अपन y की वैल्यू रखेंगे और आपको x का मान निकालना। y के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू रख देते हैं -1। जब y की वैल्यू -1 रखता हूँ तो x बराबर 58 - 5 × -1/7, ये हो जाएगा माइनस प्लस 58 × 5 = 63, 63/7 किया तो कितना आ गया 9। यानी y की वैल्यू -1 रखने पर x का मान कितना आया 9। अब y का मान में अगला क्या रखूँ? मैंने पहले भी बताया था आपको सोचना नहीं। सोचना क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ -1, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 7 - 1 जुड़ेगा नहीं, घटेगा। 7 में से 1 गया 6। अगला मान क्या रखेंगे? y का मान 6। तो x बराबर हो जाएगा 58 - 5 × 6/7, 6 बचे 30, 58 में से 30 गया तो 28 हो गया, 28/7 किया तो 4 आ गया। यानी x और y के मान कितने आ गए मेरे पास? यहाँ 2 मान निकाल दे तो भी चलेगा, x और y का मान -1 रखने पर x का मान आया 9, y का मान 6 रखने पर x का मान प्राप्त हुआ मुझे 4। यही सवाल सेकंड समीकरण के लिए करते हैं। सेकंड समीकरण है 5x + 6y बराबर 56। ट्रांसफ़र कर दिया y वाले मान को उधर, तो हो जाएगा 56 - 6y, x बराबर हो जाएगा 56 - 6y/5। सबसे पहले y का मान रख देते हैं 1। y का मान 1 रखा था, x बराबर 56 - 6 × 1/5। 56 में से 6 गया, 50, 5 का भाग 50 में दिया तो कितना आ गया 10। y का मान अगला क्या रखेंगे? 5 और 1 6 हो गया, y का मान रखेंगे 6। देखो दोस्तों, y के बराबर 1 है, 1 रखने पर 10 आ गया। y बराबर 2 रखोगे मान आएगा, लेकिन वो दशमलव में आएगा। कोशिश अपन ये करेंगे जहाँ तक हो वहाँ तक अपन दशमलव में नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए सीधे सी ट्रिक ये है कि उसको रखें। अगला मान क्या रखे? तो इस 5 में इस 1 को जोड़ दो, 5 और 1 6, यानी अगला मान y का क्या रखा? 6 रखा। तो x का आ जाएगा 56 - 6 × 6/5। 56 में से 36 गया तो 30/5, सॉरी 56 में से 36 गया तो 20/5 यानी 4। यानी यहाँ पर हमने जब सोल्व किया तो x का मान और y का मान आया। y का मान हमने 1 रखा तो x का मान 10 आया, सॉरी y का मान 1 रखा तो x का मान 10 आया, y का मान 6 रखा तो x का मान 4 आया। यानी इस समीकरण सारणी और इस सारणी को ध्यान से देखें तो 4 और 6 दोनों मान एक जैसे मिले। जब दोनों मान एक जैसे मिल जाते हैं इसका मतलब वहाँ पर कौन सा ग्राफ बनता है? वहाँ पर प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। पहले आप इससे नोट कीजिए, जब भी आप सवाल को नोट करें तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा ताकि आप सवाल को सही ढंग से उतार सकें। अब अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसलिए मैं इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये देखते हैं कि हमारे पास दोनों समीकरण से x और y के मान आ गए, ठीक है। अब वो ग्राफ मैंने पहले भी बताया था आपको, जब दोनों ग्राफ एक जैसे मिल जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। अब ग्राफ बनाते हैं। आप व्यवस्थित बनाइएगा पेंसिल से। 0 हमारे पास माइनस का 1 ही है y में, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ लिख दिया -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10। यहाँ ऊपर कर दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास x का मान 9 है तो y का मान -1 है। x का मान 9, y का मान -1 यहीं आएगा। x का मान 4 और y का मान 6, x का मान 4 और y का मान 6 जस्ट इसके सामने। इसका मतलब जो ये ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप स्केल से एकदम व्यवस्थित लाइन खींचिएगा, एकदम करेक्ट सही लाइन आएगी। फिर हमने इधर x का वैल्यू 10 रखा, y का वैल्यू 1 आया। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 10 और ये x का वैल्यू 10 और ये y का वैल्यू 1, यानी यहाँ पॉइंट लगा। फिर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6। इसका मतलब ये यहीं से लाइन गुजरेगी और ये यहीं से लाइन गुजरेगी, यानी यही हमारे पास ये पॉइंट आ गया। क्या आ गया? 4 और 6। x का मान 4 आ गया और y का मान कितना आ गया? x का मान 4 आ गया और y का मान 6 आ गया। तो ये है ग्राफ। इस तरह से बिल्कुल सही ग्राफ बनेगा अगर आप लोग पेंसिल और प्रकार और स्केल से व्यवस्थित बनाएंगे तो। मेरे पास यहाँ अभी पेंसिल प्रकार नहीं है, इसलिए ग्राफ ऐसी थोड़ी घुमावदार रेखा आ रही है, बाकी स्ट्रेट रेखा आएगी, इतनी गारंटी देता हूँ अगर मान सही निकालोगे तो। अगला 5वां जो सवाल है, ये सवाल यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है, सवाल का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। 5वें सवाल में A से लेकर B तक एक दूरी है, वो है 175 किलोमीटर है। उसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 70 किलोमीटर पर घंटा। A से B तक जाने में 10 सिग्नल है बीच में, और प्रत्येक सिग्नल पर यानी पहले सिग्नल पर वो 1 मिनट रुकता है, दूसरे सिग्नल पर वो 3 मिनट रुकता है, तीसरे पर वो 5 मिनट रुकता है। इस प्रकार वो लास्ट 10वें सिग्नल पर 19 मिनट रुकता है। हमें B तक पहुंचने में, A से B तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा ये बताना हमें। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि A से B तक पहुंचने के लिए जो दूरी है वो कितनी है? 175 किलोमीटर। चाल कितनी है? 70 किलोमीटर। तो हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 175, चाल है 70, ये है किलोमीटर और ये है किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर जाएगा। 70 का भाग 175 में 2 गए तो 2.5 घंटे आ जाएंगे। 2.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 2 घंटे 30 मिनट, यानी ये पहला समय आ गया कि 2 घंटे 30 मिनट। इसने कुल समय पूछा है, तो अब इसने कहा कि अगर बीच में सिग्नल लग रहे हैं और प्रत्येक सिग्नल पर, पहले सिग्नल पर 1 मिनट, ठीक है, प्रश्नानुसार पहले सिग्नल पर वो 1 मिनट रुक रहा है, दूसरे सिग्नल पर वो 3 मिनट, तीसरे सिग्नल पर वो 5 मिनट। इस प्रकार लास्ट 10वें सिग्नल पर कितने मिनट रुकता है? 19 मिनट। यानी हमारे पास यहाँ पर एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। समांतर श्रेणी में एक जो है वो A है, A का मान 1 है, D का जो मान है 3 - 1 क्या, इसका मतलब 2 आ गया, और N का मान कितना हो गया? 10 आ गया। अब योग दे रख निकालना है। Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। n का वैल्यू 10/2, 2A का वैल्यू 1 प्लस 10 - 1 इंटू D का वैल्यू हो गया 2, यानी 10/2 कितना हो गया? 5, 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 इंटू 5 100। ये सब क्या आएगा? मिनट में आएगा, क्योंकि यहाँ 1 3 5 19 मिनट है, यानी 100 मिनट। 100 मिनट तो ये हो गया। तो कुल समय यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, कुल समय, ठीक है। पहले कितना है? 2 घंटे 30 मिनट पहला, ठीक है, प्लस 100 मिनट, यानी क्या हो गया? 2 घंटे 130 मिनट। 2 घंटे 130 मिनट। 130 मिनट का मतलब 2 घंटा 10 मिनट। तो 2 घंटे ये है ये, यानी कुल समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 घंटे 10 मिनट।
कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट का जो समय है वो कुल घंटा हो जाएगा 4 घंटे 10 मिनट। छठा सवाल है, 3 बिंदु दे रखे और इस बिंदु में हमें के का मान निकालना और के रखा है कि संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है कि दो बिंदुओं का जो योग तीनों एक ही लाइन पे, संरेखी का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन पर है। इसका मतलब दो बिंदुओं का जो दूरी का है वो योग है वो तीसरे के बराबर हो जाएगा, यही संरेख हो गया। तो हमें के का मान निकालना, तो इसके लिए सूत्र, संरेख का मतलब है एक ही लेखा पर, लेकिन इसमें हमें के का मान निकालना है। तो हमारे पास बिंदु दे रखा है 2 और 3, इसका मतलब वो हो जाएगा x1 और y1। दूसरा दे रखा है 4 और k, वो हो जाएगा x2 और y2। तीसरा दे रखा है 6 और -3, वो हो जाएगा x3 और y3। एक सूत्र है x1, अगर x1 आ रहा है तो y2 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 प्लस x2 है तो यहाँ पर y2 नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी x1 है तो y1 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3। x2 है, एक मिनट, y3 माइनस y2। x2 है तो y2 नहीं आएगा, ये आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 है तो क्या नहीं आएगा, y3 नहीं आएगा, यानी y1 माइनस y2 आ जाएगा। अब अपन इसमें मान रख देते हैं x1 की जगह क्या है, x1 का मान है 2 और y3 का वैल्यू जो है, y3 का वैल्यू है आपके पास माइनस का 3 और y2 का जो वैल्यू है वो है आपके पास माइनस का k प्लस x2 का वैल्यू है 4, y3 का जो वैल्यू है वो है माइनस का 3, y3 का वैल्यू है माइनस का 3 माइनस y1 की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस x3 की जगह रखूँगा 6, y1 का जो वैल्यू है वो है 3 और y2 की जो वैल्यू है वो है k, बराबर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब -6 -2k -12 प्लस 18 -6k बराबर 0। -6k और -2k यानी -8k हो जाएगा। 18 और 6 24, 18 में से 6 गया 12 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सूत्र मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। सूत्र थोड़ा सा मिस्टेक था, मिस्टेक कुछ भी नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ y3 की जगह आ जाएगा y2 y3, ठीक है, y2 माइनस y3। तो अब यहाँ देखते हैं x1 की वैल्यू कितना है 2 और y2 की वैल्यू है k, माइनस y3 की वैल्यू है -3 तो +3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है 4, y3 का वैल्यू है -3, y1 का वैल्यू है -3 प्लस x3 का वैल्यू जो है वो है -3, x3 का वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है k बराबर होता है 0। 2k प्लस 6 -12 प्लस 18 -6 के बराबर 0। 18 और 6 24, -12 24 कट गया, 24 से 24 माइनस प्लस का 2k और माइनस का 6k यानी -4 के बराबर 0। तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 0। यानी अगर अपन इसमें k बराबर 0 रख देते हैं तो उसके बाद ये जो पूरा बिंदु है वो क्या आ जाता है, संरेख आ जाता है। 4 बिंदु दे रखे और हमें बताना है चतुर्भुज का प्रकार। अब चतुर्भुज का प्रकार पे किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो 4 बिंदु है, तो मैं एक आकृति बना देता हूँ और इस आकृति के चारों तरफ मैं 4 बिंदु लिख देता हूँ A B C D। A का जो मान है वो है 4 5, B का है 7 6,
सी का है 4 3 और डी का है 1 2। प्रत्येक के लिए मैंने x1 y1 x2 y2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन चारों के बीच की दूरी निकालते हैं और फिर ऐसी की भी निकालेंगे, यानी विकर्ण भी। अगर ये चारों बिंदु की दूरी और विकर्ण बराबर आ जाएगा, इसका मतलब आयत हो जाएगा, क्योंकि आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अपन ए और बी के बीच की दूरी लेते हैं। ए और बी के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आपको घबराना नहीं है कि कौन सा सूत्र लगाएं, यानी इसमें आप किसको क्या माने, किसको x1 माने, किसको x2 माने। तो इसके लिए सीधा सा ये है, ए और बी ले रहे तो पहले वाले में से पहले वाले को घटा दो, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, यानी ये हो जाएगा √4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √10 आ गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मैं बी सी के बीच की दूरी निकालता हूँ, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, 7 में से 4 गया स्क्वायर किया, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 9 हो गया 18, समीकरण नंबर हो गया 2। मैं कर रहा हूँ तीसरा, यानी सी और डी, यहाँ कर रहा हूँ सी डी के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। वही पहले वाले में से पहले वाले को घटा रहा हूँ, 4 में से 1 गया का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरे को 3 - 2 उसका स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 9, √ हो गया 2, समीकरण नंबर हो गया 3। चौथा निकाला डी ए, वही पहले वाले में से पहले वाले को घटाया, 1 में से 4 घटाया उसका स्क्वायर किया, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाया, 2 में से 5 घटाया उसका स्क्वायर, 4 में से 1 घटाया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 में से 5 घटाया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 9 हो गया 18, समीकरण नंबर हो गया 4। यानी हमने यहाँ पर देखा 1 √10 18, √10 18, यानी एक बार √10 आ रहा, एक बार √18, एक बार 10 √18। इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज। अब अपन ये देखते विकर्ण भी देख लेते, विकर्ण भी बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं ऐसी, पहले वाले में से पहले वाले को घटाया, 4 में से 4 गया 0 बच गया, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे को घटाया, 5 में से 3 घटाया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 5 में से 3 घटाया 2, 4 हो गया, और 4 का जो होता है 2 होता है। फिर हमने निकाला डी और बी के बीच की दूरी निकाली, पहले वाले में से पहले को घटाया, यानी 1 - 7 का स्क्वायर किया, प्लस 2 में से 6 को घटाया, 2 - 6 का स्क्वायर कर दिया, ये हो जाए 1 में से 7 गया तो कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 2 में से 6 गया 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 36 जोड़ा मैंने तो ये हो गया मेरे पास √12, यानी दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं है। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एक बार √10 आ रहा है, फिर √18, फिर √10, फिर √18, यानी एक बार 10 आ रहा है, एक बार 18, तो एक भुजा छोड़कर दूसरी भुजा जो है तीसरी भुजा वो समान है, इसलिए वो समांतर चतुर्भुज है। इस प्रश्न में 2 सवाल है, -3 -2 5 -2 5 और 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल व सिद्ध ये करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज। यानी सबसे पहले तो हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद हमें ये करना है कि यह त्रिभुज जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कर्ण, लंब और आधार वाला। तो सबसे पहले अपन इसमें सोल्व करते हैं और उसमें अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी हमने सूत्र लिखा, यानी अपन पहले लिख देते हैं x1 और y1 का जो वैल्यू है वो कितना है -3 और -2, ठीक है। फिर x2 और y2 का जो वैल्यू है वो कितना है 5 और -2, फिर x3 और y3 का जो वैल्यू है वो कितना है 5 और 4। अब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वही वाला जो छठे सवाल में हमने सूत्र लगाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 है तो क्या नहीं आएगा, y1 नहीं आएगा, यानी y2 - y3 प्लस x2, तो y2 नहीं आएगा, यानी यह हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3, यानी y3 नहीं आएगा तो y1 - y2। अब अपन इसमें सारे मान रख देते,
1/2, x1 का जो मान है वो कितना है -3 और y2 का जो मान है वो कितना है -2, y3 का मान कितना है -4 प्लस x2 का जो मान है वो कितना है 5, y2 का जो मान है वो कितना है, y2 का मान है -2 और y3 का जो मान है वो है -4 प्लस, एक मिनट, x2 का मान हो गया 5 इंटू y3 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 4 और y1 का जो वैल्यू है वो है -2 यानी +2 हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू भी है 5 इंटू y1 की वैल्यू है कितनी -2 माइनस y2 की जो वैल्यू है +2 हो गया। अब अपन क्या करते हैं, उसको पूरे को सोल्व करते हैं। 1/2 -2 और -4 -6 का गुणा -3 से क्या 18 प्लस 4 और 2 6 इंटू 3 5 30 प्लस 0 18 और 30 कितना हो गया, 18 और 30 हो गया आपके 48/2 किया यानी 24 वर्ग सेमी। इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 24 वर्ग सेमी आ गया। इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग सेमी। अब हमें ज्ञात करना है इसी में कि सिद्ध ये करना है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी -3 -2 x2 और y2 हो जाएगा 5 -2 x3 और y3 हो जाएगा 5 और 4। यानी अब सिद्ध ये करना है समकोण त्रिभुज बनाया A B C, इनके बीच की दूरी यानी -3 और -2 5 और -2 5 और 4, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र सीधा सा पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, -3 में से -5 घटाया प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाया तो दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाया तो जो हो जाए 5 -3 और -5 -8 का स्क्वायर होता है 64 और 0 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा √64 और √64 का मान कितना होता है 8। दूसरा है BC में भी यही पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, 5 में से 5 घटाया 0 प्लस -2 में से -4 घटाया, 5 में से 5 गया 0 4 और 2 6 का स्क्वायर होता है 36 √36 का मान कितना होता है 6। समीकरण नंबर हो गया 1। अब तीसरा हो जाएगा CA, यानी वही पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए, 5 में से 3 घटाना है, 5 + 3 उसका स्क्वायर कर दिया, दूसरे वाले में से दूसरे को घटाया 4 + 2 उसका स्क्वायर, 5 और 3 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, √100 का मतलब हो गया 10। समीकरण नंबर 3 का समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है लंब कितना है आपका 10, आधार कितना है AB और BC क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। अपन दो भुजा क्या कह सकते हैं, 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी 100 बराबर कितना हो गया 100 बराबर 100 हो गया। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए होता है कि दोनों त्रिभुज जो है यानी इस पूरे का मान कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होना चाहिए, यही समकोण त्रिभुज है। अगला सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 5 सेंटीमीटर का हमें वृत्त बनाना है और इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया। आपको डायरेक्ट ऐसे पेंसिल से नहीं बनाना, प्रकार से बनाना। प्रकार में पेंसिल डालकर 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर एक वृत्त बनाना है। ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त बना दिया और यहाँ त्रिज्या लिख दी मैंने 5 सेंटीमीटर। अब आपको स्पर्श रेखा बनानी, यानी इस वृत्त पर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनेगी और यहाँ एक स्पर्श रेखा बनेगी। यानी इसका जो रफ डायग्राम है वो रफ डायग्राम ऐसा मैं बता रहा हूँ, इस तरह से
चित्र बनेगा, यानी ये वाला और ये वाला। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो परस्पर है वो बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 70 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ वाला कोण का मान हमें निकालना। तो यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ पर अपन 90 डिग्री का कोण, आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, अर्धवृत्त घुमाया, सबसे पहले 60 फिर 120, 60 से एक 90, 120 से एक 90, और इस पूरे को इस तरह से मैंने मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी ये 90 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90, और 1 2 3 4 चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 90 + 90 + 70 प्लस कोण 4 बराबर 360 डिग्री, इस तरह से आएगा। इन सबको उधर भेजा, यानी कोण 4 बराबर हो जाएगा 360 - 250, कोण 4 बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। यानी यहाँ पर बनने वाला कोण कितना, यहाँ से D से 110 डिग्री का कोण बना दिया, तो ये बन गया 110 डिग्री। फिर से इस पर भी अर्धवृत्त बनाया, ये 60 डिग्री, ये 120, 60 से एक ऊपर काटा 90, 120 से एक ऊपर काटा 90, इसको मिलाया इस तरह से। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, ये 90 डिग्री और 70 डिग्री, सबको जोड़ोगे कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। लास्ट सवाल, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक बर्तन जो है वो अर्धगोलाकार है, खोखला है और अर्धगोलाकार है। ठीक है, व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं आंतरिक पृष्ठ यानी अर्धगोले का 2 पृष्ठ का क्षेत्र, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र मतलब बाहर की बात कर रहे हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र उसके वक्र, तो हमारे इसने का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ये हो जाएगा अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², यानी 2 × 22 बटे 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 2 44, 44 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 308 सेमी है, तो सेमी का स्क्वायर, 308 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उस पर पट उछाला जाता है तो पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिक्के को, एक सूत्र है, किसी भी सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या 2 की घात n होती है। और n का मतलब सिक्के को जितनी बार उछाल रहे, कितनी बार उछाल रहे, एक बार। जब सिक्के को एक बार उछाल रहे तो कुल परिणाम जो हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा 2 की घात 1 यानी 2, और 2 परिणाम कुछ कौन से होते हैं। तो इसने कहा पट नहीं आने की प्रायिकता, जब चीत आने की पूछता तब भी 1/2, यानी अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2, तो 1/2 1/2। अब इसने कहा पट नहीं आने की प्रायिकता, जब आप सिक्के को उछाल रहे हो पट नहीं आ रहा, तो आ क्या रहा है, चीत आ रहा है, तो सीधा लिख देंगे पट नहीं आने की प्रायिकता। जब पट आने की प्रायिकता 1/2 है तो उसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। या फिर इसको ऐसे समझे, पट नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब आ क्या रहा है, चीत आ रहा है, तो उसकी प्रायिकता भी हो जाएगी 1/2। तो पट आने की प्रायिकता और पट नहीं आने की प्रायिकता दोनों कंडीशन में आंसर आता है 1/2।